नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और हम बात कर रहे थे भारतीय संविधान के भाग 4 राज्य सरकार की। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी राज्य मंत्री परिषद की, और इस वीडियो में बात करेंगे हम राज्य विधान मंडल की। ठीक, जिसे हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। ये पार्ट है उसका पहला। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं, बात करते हैं राज्य विधान मंडल की। ठीक, इसमें मेनली हम लोग किसकी बात करेंगे? इसमें बात करेंगे हम विधान परिषद की और विधान सभा की। राज्य की राजनीतिक व्यवस्था में राज्य विधानमंडल की केंद्रीय एवं प्रभावी भूमिका होती है। ठीक, संविधान के 6वें भाग में अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य विधानमंडल की संगठन, गठन, कार्यकाल, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकार तथा शक्तियों आदि के बारे में बताया गया है। यद्यपि ये सभी संसद के अनुरूप हैं, फिर भी इनमें कुछ विभेद पाया जाता है, कुछ अंतर पाया जाता है। ठीक, अब बात करते हैं राज्य विधानमंडल के गठन की। राज्य विधानमंडल के गठन में कोई एकरूपता नहीं पाई जाती। ठीक, अधिकतर राज्यों में एक सदनीय व्यवस्था है, जबकि कुछ में द्विसदनीय व्यवस्था। वर्तमान में केवल 6 राज्यों में 2 सदन हैं: आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ठीक, 22 राज्यों में एक सदनीय व्यवस्था है। राज्य विधानमंडल में राज्यपाल एवं विधानसभा शामिल होते हैं। जिन राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है, वहां विधानमंडल में राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा होते हैं। ठीक, विधान परिषद उच्च सदन, द्वितीय सदन या वरिष्ठ जनों का सदन, जबकि विधानसभा निचला सदन, पहला सदन या लोकप्रिय सदन ठीक होता है। संविधान में राज्य विधान परिषद के गठन एवं विघटन करने की व्यवस्था है। संसद एक विधान परिषद को, यदि यह पहले से है, विघटित कर सकती है, और यदि पहले से नहीं है तो इसका गठन कर सकती है, उसको बना सकती है। ठीक, यदि संबंधित राज्य की विधानसभा इस संबंध में संकल्प पारित करे। ठीक, अब बात करते हैं 2 सदनों के गठन की। पहले बात करते हैं विधानसभा के गठन की, उसकी संख्या की। विधानसभा के प्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष मतदान से वयस्क मताधिकार के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। जो भी 18 वर्ष से ऊपर है वो जाकर वोट दे सकता है। ये होता है वयस्क मताधिकार। इसकी अधिकतम संख्या 500 और निम्नतम 60 तय कर दी गई है। इसका अर्थ है कि 60 से 500 के बीच की यह संख्या राज्य की जनसंख्या एवं इसके आकार पर निर्भर है। जैसे कि मैं मध्य प्रदेश में रहता हूं, तो भैया मध्य प्रदेश की जो विधानसभा की सीटें हैं वो हैं 230। ठीक, मध्य प्रदेश की विधानसभा सीटें हैं 230। हालांकि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एवं गोवा के मामले में संख्या 30 तय कर दी गई है, क्योंकि यहाँ जनसंख्या कम है। ठीक, एवं मिजोरम एवं नागालैंड के मामले में क्रमशः 40, मिजोरम में 40 और नागालैंड में 46। ठीक, इसके अलावा सिक्किम और नागालैंड विधानसभा के कुछ सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से भी चुने जाते हैं। ठीक, जैसी वहां पर व्यवस्था होगी। अब बात करते हैं नामित सदस्यों की। राज्यपाल आंग्ल भारतीय समुदाय से एक सदस्य को नामित कर सकता है, यदि इस समुदाय का प्रतिनिधित्व विधानसभा में पर्याप्त ना हो। ठीक, मूलतः यह उपबंध 10 वर्षों 1960 तक के लिए था, लेकिन इसे हर बार 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है। ठीक, बात करते हैं क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र की। विधानसभा के लिए होने वाले प्रत्यक्ष निर्वाचन पर नियंत्रण के लिए हर राज्य को क्षेत्रीय विभाजन के आधार पर बांट दिया जाता है। इन चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण राज्य को आवंटित सीटों की संख्या को जनसंख्या के अनुपात से
तय किया जाता है। दूसरे शब्दों में संविधान में यह सुनिश्चित किया गया है कि राज्य के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को समान प्रतिनिधित्व मिले। ठीक, जनसंख्या का अभिप्राय वह पिछली जनगणना है जिसकी सूची प्रकाशित की गई। ठीक, जो जनगणना कर ली गई है। अब बात करते हैं परिषद के गठन की। अभी बात की हमने विधानसभा के गठन की। ठीक, अब बात करते हैं परिषद के गठन की। बात करते हैं संख्या की। विधानसभा सदस्यों के विपरीत विधान परिषद के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। इनके लिए कोई वोटिंग नहीं होती। परिषद में अधिकतम संख्या विधानसभा की 1/3 और न्यूनतम 40 निश्चित है। इसका मतलब संबंधित राज्य में परिषद सदस्य की संख्या विधानसभा के आकार पर निर्भर है। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि प्रत्यक्ष निर्वाचित सदन का प्रभुत्व राज्य के मामलों में बना रहे। ठीक, अब बात करते हैं निर्वाचन पद्धति की। विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों जैसे नगर पालिका, जिला बोर्ड आदि के द्वारा चुने जाते हैं। दूसरा, 1/12 सदस्यों को राज्य में रह रहे 3 वर्ष से स्नातक निर्वाचित करते हैं। ठीक, जो ग्रेजुएट हैं। फिर तीसरा, 1/12 सदस्यों का निर्वाचन 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे लोग चुनते हैं, लेकिन ये अध्यापक माध्यमिक स्कूलों से कम के नहीं होने चाहिए। ठीक, चौथा, 1/3 सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। ठीक, अब बाकी बचे हुए सदस्यों का नामांकन राज्यपाल द्वारा उन लोगों के बीच से किया जाता है जिन्हें साहित्य, ज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन और समाज सेवा का विशेष ज्ञान व व्यवहारिक अनुभव हो। इस तरह विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 5/6 सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। ठीक, और जो 1/6 को राज्यपाल नामित करता है, उन सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय मत के द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से होता है। अब करते हैं सदनों के कार्यकाल की। गलती से वहां पर साधनों का कार्यकाल लिख गया है। ठीक, वहां है सदनों का कार्यकाल। ठीक, बात करते हैं विधानसभा के कार्यकाल की। पहले लोकसभा की तरह विधानसभा भी निरंतर चलने वाला सदन नहीं है। आम चुनाव के बाद पहली बैठक से लेकर इसका सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इस कार्यकाल के समाप्त होने पर विधानसभा अपने आप विघटित हो जाती है। हालांकि इसे किसी भी समय विघटित करने के लिए राज्यपाल अधिकृत है। ठीक, राज्यपाल इसे किसी भी समय विघटित कर सकता है ताकि नए चुनाव हो सकें। ठीक, पूरे 5 वर्ष होने से पहले भी। ठीक, अब बात करते हैं विधान परिषद के कार्यकाल की। राज्यसभा की तरह विधान परिषद एक सतत सदन है, यानी कि स्थायी अंग जो विघटित नहीं हो सकता, लेकिन इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। बिल्कुल राज्यसभा जैसा कॉन्सेप्ट है। ठीक, इस तरह एक सदस्य 6 वर्ष के लिए सदस्य बनता है। खाली पदों को नए चुनाव और नामांकन द्वारा हर तीसरे वर्ष के प्रारंभ में भरा जाता है। ठीक, सेवानिवृत्त सदस्य भी पुनर्चुनाव और दोबारा नामांकन हेतु योग्य होते हैं। बात करते हैं राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यताओं की। पहला, उसे भारत का नागरिक होना है। ठीक, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट योग्यता है। दूसरा, उसे चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी पड़ेगी जिसमें वह संकल्प करता है कि वह भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखेगा। दूसरा, भारत की संप्रभुता एवं अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखेगा। तीसरा, उसकी आयु विधानसभा के स्थान के लिए कम से कम 25 वर्ष और विधान परिषद के स्थान के लिए कम से कम 30 साल होनी चाहिए। ठीक, बात करते हैं चौथे की। उसमें
संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएं भी होनी चाहिए। अब बात करते हैं जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत संसद ने निम्नलिखित अतिरिक्त योग्यताओं का निर्धारण किया है। पहला, विधान परिषद में निर्वाचित होने वाला व्यक्ति विधानसभा का निर्वाचक होने की योग्यता रखता हो। उसमें राज्यपाल द्वारा नामित होने के लिए संबंधित राज्य का निवासी होना चाहिए। ठीक। दूसरा, विधानसभा सदस्य बनने वाला व्यक्ति संबंधित राज्य के निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता भी होना चाहिए। तीसरा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना चाहिए यदि वह अनुसूचित जाति जनजाति की सीट के लिए चुनाव लड़ता है, और यदि अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य उस सीट के लिए भी चुनाव लड़ सकता है जो उसके लिए आरक्षित ना हो। जो सामान्य व्यक्ति है वो अनुसूचित जाति जनजाति की सीट के लिए नहीं लड़ सकता, लेकिन जो अनुसूचित जाति जनजाति का व्यक्ति है वह सामान्य सीट के लिए भी लड़ सकता है। अब बात करते हैं अयोग्यताओं की। संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति राज्य विधान परिषद या विधानसभा के लिए चुने जाने और इसकी सदस्यता से अयोग्य होगा यदि वह केंद्र या राज्य सरकार के तहत किसी लाभ के पद पर हो। ठीक। यदि वह विकृत मानसिकता का हो, किसी न्यायालय ने ऐसी घोषणा की हो। तीसरा, यदि वह दिवालिया हो। चौथा, यदि वह भारत का नागरिक ना हो या उसने विदेश में कहीं नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली हो, या वह किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा रखता हो, मतलब खाता यहाँ का हो और गाता वहाँ का हो। यदि वह संसद द्वारा निर्मित ऐसी विधि जिसको संसद द्वारा बनाया गया है उसमें वह अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। ठीक। अब बात करते हैं जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत संसद ने कुछ अतिरिक्त अयोग्यताएं निर्धारित की हैं। पहली, वह भ्रष्टाचार में लिप्त ना पाया जाए। दूसरा, उसे किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया हो जिसके लिए उसे 2 या अधिक वर्षों की कैद की सजा मिली हो। ठीक। तीसरा, वह निर्धारित समय सीमा के अंदर चुनावी खर्च का संबंधित विवरण प्रस्तुत करने में विफल ना रहा। चौथा, उसका किसी सरकारी ठेके, कार्य अथवा सेवाओं में कोई रुचि ना हो। ठीक। अब बात करते हैं अगले की दल बदल के आधार पर अयोग्यता। संविधान में यह लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति 10वीं अनुसूची के उपबंधों के अंतर्गत दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्य होता है तो वह राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य होगा। ठीक। अब बात करते हैं स्थानों के खाली होने की। निम्नलिखित मामलों में विधानमंडल का सदस्य पद छोड़ता है। पहला, दोहरी सदस्यता। एक व्यक्ति एक समय में विधानमंडल के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता। यदि कोई व्यक्ति दोनों सदनों के लिए निर्वाचित होता है तो राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि के उपबंधों के तहत एक सदन से उसकी सीट रिक्त हो जाएगी, खाली हो जाएगी। दूसरा, अयोग्यता। राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य यदि अयोग्य पाया जाता है तो उसका पद रिक्त हो जाता है, खाली हो जाता है। तीसरा, त्यागपत्र इस्तीफा। कोई सदस्य अपना लिखित इस्तीफा विधान परिषद के मामले में सभापति और विधानसभा के मामले में अध्यक्ष को दे सकता है। त्यागपत्र स्वीकार होने पर उसका पद खाली हो जाएगा। चौथा, अनुपस्थिति। यदि कोई सदस्य बिना पूर्व अनुमति के 60 दिनों तक बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसके पद को खाली घोषित कर सकता है। बात करते हैं अन्य मामलों की। किसी सदस्य का पद रिक्त हो सकता है यदि न्यायालय द्वारा उसके निर्वाचन को गलत ठहराया गया हो। दूसरा, यदि उसे सदन से निष्कासित कर दिया गया हो। तीसरा, यदि वह राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो जाए। चौथा, यदि वह किसी राज्य का राज्यपाल निर्वाचित
हो जाए। ठीक, अब बात करते हैं विधानमंडल के पीठासीन अधिकारियों की। राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन का अपना पीठासीन अधिकारी होता है। ठीक, विधानसभा के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विधान परिषद के लिए सभापति एवं उपसभापति। ठीक, बात करते हैं विधानसभा अध्यक्ष की। विधानसभा के सदस्य अपने सदस्यों के बीच से ही अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं, चुनाव करते हैं। सामान्यतः विधानसभा के कार्यकाल एक अध्यक्ष का पद होता है। हालांकि वह निम्नलिखित 3 मामलों में अपना पद रिक्त कर सकता है। यदि उसकी विधानसभा सदस्यता समाप्त हो जाए। दूसरा, यदि वह उपाध्यक्ष को अपना लिखित में त्यागपत्र दे दे। तीसरा, यदि विधानसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा उसे अपने पद से हटाया जाए। इस तरह का कोई प्रस्ताव केवल 14 दिन की पूर्व सूचना के बाद ही लाया जा सकता है। अब बात करते हैं अध्यक्ष की निम्नलिखित शक्तियों की एवं उसके कार्यों की। कार्यवाही एवं अन्य कार्यों को सुनिश्चित करने के लिए वह व्यवस्था एवं शिष्टाचार बनाए रखता है। यह उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। ठीक, अब बात करते हैं कोरम की। तो भैया, कोरम की अनुपस्थिति में वह विधानसभा की बैठक को स्थगित एवं निलंबित कर सकता है। ठीक, प्रथम मामले में मत नहीं देता, पहले मत नहीं देता, लेकिन बराबर मत होने की स्थिति में निर्णायक मत देता है। बात करते हैं 5वें की। सदन के नेता के आग्रह पर वह गुप्त बैठक को अनुमति प्रदान कर सकता है। बात करते हैं 6वें की। वह इस बात का निर्णय करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं। इस प्रश्न पर उसका निर्णय अंतिम होता है। ठीक, बात करते हैं 7वें की। 10वीं अनुसूची के उपबंधों के आधार पर किसी सदस्य की योग्यता को लेकर उठे किसी विवाद का फैसला सिर्फ देता है। बात करते हैं 8वें की। वह विधानसभा की सभी समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है और उनके कार्यों का पर्यवेक्षण करता है। ठीक, कई समितियों का अध्यक्ष भी विधानसभा का अध्यक्ष होता है, जैसे स्वयं कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति एवं सामान्य उद्देश्य समिति। ठीक, बात करते हैं विधानसभा के उपाध्यक्ष की। अध्यक्ष की तरह विधानसभा के सदस्य उपाध्यक्ष का चुनाव भी अपने बीच में से ही करते हैं। अध्यक्ष का चुनाव संपन्न होने के बाद उसे निर्वाचित किया जाता है। अध्यक्ष की ही तरह उपाध्यक्ष भी विधानसभा के कार्यकाल तक पद पर बना रहता है। हालांकि वह समय से पूर्व भी निम्नलिखित 3 मामलों में पद छोड़ सकता है। पहला, यदि उसकी विधानसभा सदस्यता समाप्त हो जाए। दूसरा, यदि वह अध्यक्ष को लिखित इस्तीफा दे। ठीक, तीसरा, यदि विधानसभा सदस्य बहुमत के आधार पर उसे हटाने का संकल्प पारित कर दें, लेकिन यह संकल्प 14 दिन के पहले की सूचना के बाद ही पटल पर लाया जा सकता है। उपाध्यक्ष अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके सभी कार्यों को करता है। यदि विधानसभा सत्र के दौरान अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो वह उसी तरह कार्य करता है। दोनों मामलों में उसकी शक्तियां अध्यक्ष के समान ही रहती हैं। ठीक, बात करते हैं विधान परिषद के सभापति की। विधान परिषद के सदस्य अपने बीच में से ही सभापति को चुनते हैं। ठीक, सभापति निम्नलिखित 3 मामलों में पद छोड़ सकता है, जैसा कि मैंने विधानसभा के अध्यक्ष में आपको बताया था अभी। ठीक, पीठासीन अधिकारी के रूप में परिषद के सभापति की शक्तियां एवं कार्य विधानसभा के अध्यक्ष की तरह होते हैं। हालांकि सभापति को एक विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होता जो अध्यक्ष को प्राप्त है कि वह यह तय करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं। इसका फैसला कौन करता है? इसका फैसला करता है विधानसभा का अध्यक्ष। ठीक, अब बात करते हैं विधान परिषद के उपसभापति की। परिषद की बैठक के दौरान सभापति के न होने पर वह उस ही की तरह कार्य करता है। कौन? उपसभापति। दोनों ही मामलों में उसकी शक्तियां सभापति के समान होती हैं। जैसा कि विधानसभा का उपाध्यक्ष वैसे ही विधान परिषद का
उपसभापति। ठीक, तो आज का वीडियो हम करते हैं यही समाप्त। अगले वीडियो में बात करेंगे हम अगले पार्ट की। थैंक यू।